दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्लास 9 और 10 की जो साइंस का सेक्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली वीडियो हम लोगों ने बायोलॉजी का जो सेक्शन है जीवों में विविधता उसके विषय में पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और उसके बाद में प्लांटी और लास्ट में आपका था एनिमेलिया। फिर हमने देखा था प्लांटी का सब डिवीजन जो मैंने आपको कल बता दिया, और उसके बाद हम लोग एनिमेलिया के सब डिवीजन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ एनिमेलिया के सब डिवीजन को पढ़ा था। आज जो हमारा चैप्टर है या आज जो हमारा टॉपिक है उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिलिडा। देखिए ये एनिमेलिया के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, तो एनिलिडा। अब हम देखते हैं कि इनमें किस किस प्रकार के जीव आते हैं तथा साथ ही साथ इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, ये साथ बड़ी ई रहेगा, उसको देख लीजिएगा, मतलब वो कोई मैटर नहीं करता। देखिए एनिलिडा, एनिलिडा को हम समझते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार के जीव होते हैं तथा इसमें कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। बात करें एनिलिडा की, तो एनिलिडा की जो शारीरिक संरचना होती है द्विपार्श्व सममिति। देखिए द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है इनकी बॉडी को हम एकदम इक्वल रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं। साथ ही साथ इनकी संरचना त्रिकोणीय होती है, यानी कि त्रिकोण और खंड युक्त। खंड युक्त मतलब ये है कि खंड खंड में इनकी शरीर की संरचना बटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई इस संघ का कोई जीव है, इस संघ का, तो इसको हम बीचों बीच बांट सकते हैं। ठीक है, आधा हिस्सा इधर का, आधा हिस्सा उधर का, तो ये हो गया हमारा द्विपार्श्व सममिति। त्रिकोणीय मतलब है इनके जो शरीर की संरचना होती है इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक अगला हिस्सा, एक पिछला हिस्सा और एक बीच वाला हिस्सा। ठीक है, अभी समझाएंगे। खंड युक्त मतलब यह है कि इनकी बॉडी में कई खंड होते हैं। ठीक है, कई खंड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई किसके बारे में, एनिलिडा के बारे में। साथ ही साथ इनकी बॉडी में पूरा होल होता है। होल मतलब होता है देह गुहा, देह गुहा। इनकी बॉडी में जैसे ये मार्कर है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें होल होगा। ठीक है, तो ये देह गुहा जैसी संरचनाएं इनकी बॉडी में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो केचुआ, केचुआ इस संघ का जीव है। केचुआ के साथ साथ जोक, और जोक के साथ साथ एक और होता है नेरिस। ठीक है, नेरिस। देखिए केचुए की बात करें तो केचुए की संरचना कुछ इस टाइप की होती है। जैसे मान लिया अगर ये केचुआ है, ऐसे टाइप की। ठीक है, अभी जो केचुआ होता है इसका अगला हिस्सा मान लीजिए पुरुष का है और पिछला हिस्सा किसका होता है, महिला का, और बीच में यहां होता है संधि। क्या होती है, संधि। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि केचुए में ही पुरुष वाला हिस्सा होता है, केचुए में महिला वाला हिस्सा होता है और केचुए में संधि होती है। इसलिए आप देखते होंगे केचुआ, जैसे मान लीजिए ये केचुआ है, जब ये आगे बढ़ता है तो पहले थोड़ा सा हिस्सा जाएगा आगे, सन से आगे जाएगा, फिर ये पुरुष वाला कहेगा महिला से, सुनती हो तुम भी जब धक्का लगाओ ना, तब ये भी धक्का से ऐसे धक्का लगाएगी, और इस प्रकार केचुआ ऐसे सरकते 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 आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी कि पहले ये अगला हिस्सा आगे बढ़ेगा, फिर पीछे धक्का लगेगा, वो भी अगला हिस्सा आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर धक्का लगेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार केचुआ ऐसे ऐसे, यानी देखिए ऐसे ऐसे धक्का लगेगा आगे, फिर ऐसे, फिर आगे, फिर ऐसे, फिर आगे, फिर ऐसे, फिर आगे। ठीक है, समझिएगा ऐसे कैसे रहेगा, ये बीच वाला हिस्सा से मुड़ेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर मुड़ेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर मुड़ेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार केचुआ ऐसे सीटी, इसको कहते हैं सीटी माध्यम से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई एनिलिडा की। इनका शरीर द्विपार्श्विक सममिति खंड युक्त संरचना होती है, त्रिकोणीय संरचना। शरीर इनका 3 भागों में डिवाइड रहता है। इसमें ही पुरुष महिला दोनों भाग होते हैं और बीच की जो संधि होती है उसी की मदद से ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है उसके विषय हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए एनीलिडा के बाद में हमारा संघ आता है आर्थ्रोपोडा। देखिए एनीलिडा के बाद में आता है आर्थ्रोपोडा। देखिए बात करें आर्थ्रोपोडा की, सेम चीज है पूरी पूरी, द्विपार्श्विक, ठीक है, द्विपार्श्व संरचना इनमें भी होती है, द्विपार्श्व सममिति संरचना इनमें भी होती है। इसके साथ साथ इनका शरीर भी खंडयुक्त होता है, खंडयुक्त होता है, और इनके शरीर में देह गुहा नहीं होती, इनका शरीर भी त्रिकोण संरचना का होता है। ठीक है, मतलब द्विपार्श्विक सममिति होती है, साथ ही साथ ध्यान रखे रहेगा इनका जो शरीर होता है, ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो खंडित होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें देह गुहा नहीं होती। अच्छा, देह गुहा नहीं होती तो क्या होता है समझते हैं। इनके शरीर में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ये खुला परिसंचरण तंत्र क्या है हम समझाते हैं आपको। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जैसे हम लोग का जो ब्लड है वो ऐसे नसों में बहता है, इनका ब्लड से खुले में बहता है, खुले में बहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले ले तितली, ठीक है, तितली, झींगा, झींगा, ठीक है, मच्छर भी इसमें आते हैं, मक्खी, मक्खी। अब जैसे मक्खी को आप फट से मारिए तो पच से उसका पेट फटेगा और पूरा खून बह जाएगा। यानी कि इनको कहीं चोट लगी थोड़ा सी भी तो पूरा का पूरा ब्लड इनका बाहर निकल जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, कारण ये है जैसे मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में नसें ना होती, अगर हमको यहां चोट लगेगा तो यहीं से ब्लड आएगा, यहां लगेगा तो यहां से ब्लड आएगा, यहां का जो ब्लड बह जाएगा उसका ब्लड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए ये जीव है, इस जीव को अगर हम यहां से पिन चुभो दे तो पूरा ब्लड इसका टप टप करके चू जाएगा, मर जाएगा। सेम यही संरचना इन जीवों में होती है। ठीक है, तो इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब इनका ब्लड जो वैसा दिखता रहता है बाहर से, हल्का सा पिन मार देंगे तो समाप्त हो जाएंगे ये लोग। तो ये आप यहां पे ध्यान रखे रहेगा। आर्थ्रोपोडा जैसे कि नाम से ही लग रहा है आर्थो, आर्थो अगर इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जाए तो लग रहा है अर्थ, अपोडा मतलब घेरा। ठीक है, अर्थ को घेर डाला पूरा, अर्थ को पोडा, पोड मतलब पोड डाला, घेर डाला, घेर डाला मतलब पूरे अर्थ को घेर डाला, अर्थात पूरे जंतु जगत में सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़े आते हैं और तितली वगैरह आती है, और ये पूरे जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। याद रहेगा, ट्रिक मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, साथ ही साथ ये बता दिया कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब दबा के पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रकार के बारे में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जंतु संघ है या प्रकार है वो है मोलस्का। देखिए मोलस्का के विषय में हम समझते हैं। देखिए मोलस्का में भी सेम चीजें, द्विपार्श्व सममिति होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है, मतलब इनका भी शरीर दो भागों में अच्छे से बटा रहता है। साथ ही साथ इनमें भी त्रिकोण संरचना पाई जाती है। त्रिकोण संरचना के साथ साथ मोलस्का में एक चीज ध्यान रखें, इनमें कवच पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कवच। और ये कवच इनके शरीर की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, सेम चीज वही है, पूरा सब कुछ वही है, बस इनमें कवच पाया जाता है और ये कवच उनको बहुत अच्छे से बचा के रखता है। हालांकि इनका भी जो रक्त तंत्र है या जो परिसंचरण तंत्र है खुला रहता है, पच से खून ये भी फेंक देंगे, लेकिन उसके पहले ऊपर इनके एक सल्क आ जाती है, एक दीवार आ जाती है, एक कवच आ जाता है, जिस कवच को हम कहते हैं सुरक्षा कवच। जैसे उदाहरण की बात करें तो घोंघा, अरे घोड़ा लिख दिया, ठीक है, घोंघा होता है और सीप, घोंघा और सीप।
तो मोलस्का जो जीव जंतु होते हैं या मोलस्का जो संघ है उसमें जो जीव होते हैं इनकी देह गुहा थोड़ी कम होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। साथ ही साथ ध्यान रखे रहेगा इनमें खुला संवहन तंत्र होता है और उसके साथ इसमें इनमें कवच होता है। उदाहरण की बात करें तो घोंघा और सीप। क्लियर? बस देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोलस्का के आगे। मोलस्का के बाद बात करें तो अगला जो हमारा है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, देखिए पहले बात को समझिएगा। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसमें इकाइनो का अर्थ होता है कांटा। ठीक है, क्या होता है? कांटा। और डर्मेटा का अर्थ होता है त्वचा। डर्मेटा का अर्थ होता है त्वचा, अर्थात इनकी बॉडी में, इनके शरीर में सल्क पाए जाते हैं। सल्क मतलब होता है, सल्क नहीं सॉरी, कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में कांटे, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है पूरी पूरी बॉडी कांटों से भरी होती है। मतलब अगर आप ऐसे लगाएंगे तो हाथ पूरा चुभ जाएगा, पूरा इसमें ब्लड आने लगेगा। ठीक है, तो इनकी संरचना, अब फिर ध्यान रखिएगा, द्विपार्श्व सममिति इनमें भी होती है, त्रिकोण संरचना इनमें भी होती है। हाँ, इनमें कवच नहीं होता, कवच की जगह पे इनमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इनकी सुरक्षा करते हैं या जो इनकी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखे रहेगा ये जलीय जीव है। कौन से जीव है? जलीय जीव। अब अगर भाई ये जलीय जीव है, ये समुद्र में ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र इनमें पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको कह दे स्टारफिश। अगर आप गूगल करेंगे तो स्टारफिश का चित्र आएगा, उसके किनारे किनारे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए स्टारफिश का आया तो किनारे किनारे ऐसे 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 संरचनाएं रहती है। ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी के चारों तरफ कांटे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। एनिलीडा के अंतर्गत हमने देखा ये आर्थ्रोपोडा में, ये मोलस्का में, ये इकाइनोडर्मेटा में ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले जीवों के प्रकार को देखते हैं, जो कि हमारा है प्रोटोकार्डेटा। ठीक है, प्रोटोकार्डेटा। देखिए इसको चलिए यही चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला हमारा है प्रोटोकार्डेटा। कार्डेटा, अब हम इसको समझते हैं। देखिए प्रोटोकार्डेटा की बात करें तो इनमें भी देखिए सब लगभग संरचनाएं सब मैच कर रही हैं। देखिए इनमें द्विसममिति संरचना देखने को मिलती है, द्विसममिति संरचना देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये ध्यान रखे रहेगा इनमें नाटोकार्ड, नाटोकार्ड। ठीक है, देखिए एक सेकंड रुकिए, इसका नाम बड़ा गड़बड़ है। इनमें हाँ नाटोकार्ड, ठीक है। देखिए इनमें नाटोकार्ड पाया जाता है। अब ये नाटोकार्ड क्या है? क्षण जैसी संरचना इनके पूरे के पूरे शरीर में देखने को मिलती है, जो इनको मजबूती प्रदान करती है। और ये संरचना कहां होती है? इनके पीठ पर होती है। ठीक है, तो जो प्रोटोकार्डेटा संघ के जीव हैं इनमें द्विसममिति संरचना होती है। देह, इनकी जो देह होती है गुहा युक्त होती है, मतलब गुहा होता है। जैसे हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ही इनकी पीठ पे एक क्षण जैसी संरचना होती है, जो इनको मजबूती प्रदान करती है, या इनको आप कह सकते हैं कि चलने फिरने में मदद करती है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलिए अब हम अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं और अगले चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें तंत्रिका तंत्र और आहार नाल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है? समुद्री जीव आपके हैं। अब देखिए इसके साथ लड़ लीजिएगा, क्योंकि अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं वर्टिब्रेटा। क्योंकि वर्टिब्रेटा जीव में भी सब डिवीजन है, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए देखिए अब अगला संघ हम देखेंगे वर्टिब्रेटा।
देखिए वर्टिब्रेटा देखने के बाद में उसका सब डिवीजन देखने के बाद में जीवों की ये जो प्रजाति है वो हमारी समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे ये चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा। देखिए वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, देखिए वर्टिब्रेटा या इसको हिंदी में कहते हैं कशेरुकी, कशेरुकी। देखिए वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में, ठीक है, वर्टिब्रेटा में जो जीव होते हैं, पहली चीज इनमें तंत्रिका तंत्र एकदम स्पष्ट होता है। तंत्रिका तंत्र के साथ साथ इनमें परिसंचरण तंत्र भी एकदम स्पष्ट होता है, परिसंचरण तंत्र भी स्पष्ट होता है। उसके साथ साथ इनमें स्पष्ट हड्डियां भी देखने को मिलती है या हड्डी भी देखने को मिलता है। इनमें मेरुदंड पाया जाता है, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी भी इनमें पाई जाती है। इनमें ऊतक भी अच्छे से पाए जाते हैं, इनमें अंग भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। यानी कि वर्टिब्रेटा जो जीव होते हैं अब ये धीरे धीरे डेवलप्ड जीव है, या इनको हम अच्छे से देख सकते हैं, इनकी शरीर की मजबूती को महसूस कर सकते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे चपा देंगे तो फट से मर जाएगा, लेकिन इनमें हमें लगेगा दबाने में कि हाँ कुछ बल है, ठीक है, क्योंकि इनमें तंत्रिका तंत्र होता है, इनमें उत्सर्जन तंत्र होता है, इनमें सब के सब तंत्र होते हैं और इनकी बॉडी एक डेवलप आधार प्रदान करती है। देखिए अब वर्टिब्रेटा की बात करें तो जितने भी इसके अंतर्गत जीव आएंगे उनमें नाटोकार्ड होगा। नाटोकार्ड मतलब अभी मैंने आपको बताया कि छड़ जैसी रचना या छड़ जैसी संरचना देखने को मिलती है। नाटोकार्ड के साथ साथ इन सभी प्रकार के जीवों में मेरुदंड पाया जाएगा। मेरुदंड के साथ साथ इन सभी प्रकार के जीवों की जो संरचना होगी वो त्रिकोरीय होगी। त्रिकोरी के साथ साथ इन सभी में देह गुहा पाई जाएगी, ठीक है, क्या पाई जाएगी, देह गुहा पाई जाएगी। और देह गुहा के साथ साथ इन सभी प्रकार के जीवों में क्लोम थैली, क्लोम थैली मतलब होता है सांस लेने के लिए गलफड़े, ठीक है, गलफड़े, गलफड़े भी देखने को मिलते हैं। तो ये वर्टिब्रेटा में जो भी जीव आने वाले हैं अब उन सब में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं हम देखते हैं। पहला देखिए, पहला है साइक्लोस्टोमेटा। देखिए नाम ही गड़बड़ है, बाकी इजी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए साइक्लोमेटा की बात करें, ध्यान समझिएगा, साइक्लोमेटा की बात करें तो पहली चीज ये कौन सा जीव है, ये एक जलीय जीव है जो जल में पाया जाता है, ठीक है, जलीय जीव है। लेकिन इसमें जो मेरुदंड होता है वो हल्का होता है, मतलब होता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कमजोर टाइप का होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का होता है। नाटोकार्ड इसमें होगा, देह गुहा भी इसमें होगी, क्लोम थैली भी इसमें होगी। क्लोम थैली की मदद से ये सांस लेता है, ठीक है, क्लोम थैली की मदद से ही ये सांस लेता है। इसके साथ साथ जो हमें जानना है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं। देखिए इनका जो शरीर होता है ना वो लंबा होता है, इनका शरीर जो होता है वो लंबा होता है, यानी कि लंबा शरीर। लंबे शरीर के साथ साथ इनमें सल्क नहीं पाया जाता। सल्क नहीं मतलब होता है जैसे मछलियों को जब आप पकड़ के लाते हैं, उनको ऐसे करते हैं तो उनकी हम लोग कहते हैं खाल छोड़ रही है, तो लेकिन इनमें खाल नहीं होता और इनकी त्वचा बिल्कुल चिकनी होती है, ऐसा लगता है जैसे शैम्पू से नहा के आए हैं, ठीक है। तो जो मछली मारते होंगे वो जानते होंगे, लोग गांव कहते हैं चिलवा चिलवा, तो ये चिलवा वाला ही है, ठीक है। और इनका मुंह जो होता है वो गोलाकार होता है, इनका मुंह होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार, जैसे हैग मछली, हैग मछली इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हैग मछली क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, इनकी शरीर इनका शरीर लंबे आकार का होता है, इनका मुंह गोला आकार होता है और साथ ही साथ इनकी जो त्वचा होती है एकदम चिकनी होती है, ठीक है। इसको आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक।
तो देखिए रहेगा ये बाकी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी इसमें आएंगी। रक्त तंत्रिका तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, हड्डी भी होती है, मेरुदंड भी होता है, अंगों का विभेदन भी होता है। ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं। अगला साइक्लोस्टोमेटा के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है मत्स्य वर्ग। ठीक है, मत्स्य मतलब मछली वर्ग। ठीक है, देखिए मत्स्य वर्ग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र स्पष्ट होता है, परिसंचरण तंत्र स्पष्ट होता है। साथ ही साथ ध्यान रखे रहेगा ये मत्स्य वर्ग ये अंडे देते हैं, लेकिन इनके अंडों में सल्क नहीं होता। सल्क मतलब इनके अंडों की सुरक्षा करने के लिए कोई कठोर धातु या कोई कठोर, जैसे नॉर्मल मुर्गी का अंडा लीजिए तो उसको फोड़ते हैं और सफेद सफेद से छीलते हैं ना, तो वैसा कोई सुरक्षा करने के लिए इनमें सल्क नहीं होता। मछलियां जो होती हैं वो असमतापी होती हैं। असमतापी कहने का मतलब ये है ये केवल एक ही तापमान में रहेंगी, पानी में रहती है तो पानी में ही रहेंगी। ठीक है, बाहर ये नहीं रह सकती, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, असमतापी होती है। उसके साथ साथ मछलियों में सल्क पाए जाते हैं, और सल्क के साथ साथ कुछ मछलियों में मेरुदंड स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोहू में। ठीक है, रोहू अगर आप खरीद के लाइए तो उसकी हड्डियां बहुत नुकीली नुकीली होती हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपको वो चेप देगा। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब तैरने में मदद करता है। कुलोम की सहायता से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। कुलोम की सहायता से सांस लेते हैं। जो O2 पानी में घुला होता है ऑक्सीजन, उसको ये कुलोम की सहायता से सांस लेते हैं। इसलिए जब आपने देखा होगा मछलियां ऐसे जब पानी पीती है फिर गलफड़े से निकाल देती है, पानी पीती है गलफड़े से निकाल देती है। क्यों? क्योंकि जब पानी पीती है वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगी और पानी को लात मार के बाहर फेंक देंगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखे रहेगा मछली के वर्ग से या मत्स्य वर्ग से। क्लियर? अगला टर्म सी नंबर, देखिए अगले आते हैं हमारे उभयचर। उभयचर या इसको बोलते हैं जल स्थल चर। जल स्थल चर। देखिए उभयचरों में भी स्पष्ट क्या होता है भैया, तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मछलियों का जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। क्या होता है? द्विकक्षीय। द्विकक्षीय मतलब इनका जो हृदय होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। उभयचर की बात करें तो इनका जो हृदय का डिवीजन होता है वो त्रिकक्षीय होता है, या तीन कक्षीय इनका हृदय का डिवीजन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये जल, अब देखिए ध्यान समझिएगा, जो उभयचर जीव है वो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जल में सांस लेने के लिए इनको क्लोम की जरूरत पड़ेगी। क्लोम मतलब होता है गलफड़ा। लेकिन स्थल पे जैसे ही आएंगे तो इनको फेफड़े की जरूरत पड़ेगी, और ये फेफड़े से सांस लेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो उभयचर जीव हैं वो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, और ये या इनके पास फेफड़े और क्लोम दोनों होते हैं, और दोनों की मदद से ये सांस अपना अच्छे से ले लेते हैं और अपना ये जीवन यापन अच्छे से करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? मेंढक है। ठीक है, क्या है? मेंढक। मेंढक के साथ आप कछुआ भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कछुआ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए। अब सी के बाद हम पढ़ेंगे डी वाला। कहां बताएं? यहीं बताते हैं। ठीक है, देखिए डी वाला ऑप्शन, डी। डी हमारे आते हैं सरीसृप वर्ग। देखिए सरीसृप, सरीसृप में क्या होता है? पहली बात तो ये समतापी होते हैं। समतापी मतलब ये एक ही तापमान में रहना चाहते हैं। मतलब अच्छा, असमतापी मतलब अलग अलग, एक ही तापमान में रहना चाहते हैं। मतलब अगर इनको 32 सेंटीग्रेड मिल गया तो उसी पर रहेंगे। बहुत ठंडी पड़ेगी तो ये सो जाते हैं, जैसे ठंडी में सांप छिपकली वगैरह दिखते ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत गर्मी पड़ेगी तो पगला पगला के बाहर निकलते हैं। जैसे गर्मी पड़ जाए तो सांप ऐसे कहीं भी दिख जाएगा। ठीक है, वो पिटा भी जाता है। तो ये क्या होते हैं? समतापी होते हैं।
ये भी क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं और इनके अंडों पे सल्क पाया जाता है। सल्क मतलब इनके अंडों की सुरक्षा देने के लिए सल्क यानी कि एक बाहरी आवरण देखने को मिलता है। इनका जो हृदय होता है वो क्या होता है, त्रिय कक्षीय होता है, त्रिय कक्षीय। लेकिन इनमें भी मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसका हृदय चार कक्षीय होता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसका हृदय क्या होता है, चार कक्षीय। उदाहरण की बात करें तो छिपकली हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्गों की विशेषता ये है कि ठंडी आने पर ये हाइपरनेशन में चले जाते हैं। हाइपरनेशन मतलब लंबे समय के लिए सो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, सरीसृप वर्गों की, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टर्म है उसको हम समझते हैं, जो कि हमारा है पक्षी वर्ग का। देखिए पक्षी वर्ग की बात करें तो ये सिंपल है, इसमें सभी प्रकार के पक्षियों का समावेशन होता है, यानी कि सब के सब पक्षी इसी में आएंगे। पक्षियों की बात करें तो इनमें दो जोड़ी पैर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इनका जो हृदय होता है वो चार कक्षीय होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। इनका जो हृदय होता है वो चार कक्षीय होता है। साथ ही साथ ये अंडे देते हैं, क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप पक्षी ले लीजिए, मोर ले लीजिए, बाज ले लीजिए, गरुड़ ले लीजिए, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब बचे हम लोग किस में आते हैं, तो हम लोग आते हैं, ये अगला प्रकार है एफ वाला, फेयर कर लीजिएगा आप लोग। देखिए एफ वाला है स्तनपाई। स्तनपाई देखिए जीवों में सबसे डेवलप यही होते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे विकसित जीव यही होते हैं। इनमें आप देखेंगे बाल पाया जाएगा, बाहरी कान इनमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये बच्चे देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये बच्चे देते हैं और बच्चे को ये दूध भी पिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्तनपाइयों में एकमात्र ये मतलब ऐसे स्तनपाई हैं जो बच्चे भी देते हैं और साथ ही साथ बच्चों को दूध पिलाने का काम भी ये करते हैं। इनमें दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाहरी बाल पाए जाते हैं, इनके बाहरी कान होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य के साथ साथ आपके ये गाय हो गए, ठीक है, जानवर जो होते हैं वो हो गए, वो सब के सब क्या करते हैं, वो सब के सब स्तनपाई में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जीवों में विविधता का एक आधार आपको मिल गया। जितने सारे क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको एनसीईआरटी बुक को अच्छे समझा दिया। अब ये पूरे महाभारत को पढ़ने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद में एक लोग को नहीं रहा है, सुबह चैन नहीं मिल रहा था, कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। इन्होंने कहा कि ये इतना दुनिया भर का कौन पढ़ेगा, तो इन्होंने अपनी एक नामकरण की पद्धति दे दी और वो किस पे आधारित थी, वो आधारित थी जाति या स्पेसीज पे, ठीक है, जाति या स्पेसीज पे आधारित नामकरण की पद्धति या जीवों के नामकरण की पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। देखिए ये तो वर्गीकरण था लेकिन नामकरण किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। क्लियर। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमारा क्लास 9 का जो बायोलॉजी का सेक्शन था ये भी पूरा हो चुका। अब हम लोग अगली वीडियो से क्लास 10 के बायोलॉजी के सेक्शन को देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।